हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। बांग्लादेश के चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने सिर्फ ढाका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की पार्टी ने भारत को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये वही बांग्लादेश है जहां कुछ समय पहले तक सड़कों पर आंदोलन चल रहा था, छात्र उतर आए थे और हालात ऐसे बने कि शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब आगे हम ये भी समझेंगे कि आंदोलन के दौर में जिन छात्र संगठनों और जिन पार्टियों ने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा संभाला था, चुनाव में उनका प्रदर्शन आखिर कैसा रहा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आंदोलन से जन्मी छात्र संगठन की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसने जमाते इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसका खाता खुल चुका है। इस पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश के होने वाले नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चुनाव कहां से लड़ा और उनका रिजल्ट कैसा रहा। साफ तौर पर कहा जाए तो इस चुनाव में दिवंगत खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है। चुनाव से ठीक पहले खालिदा जिया का निधन हो गया था और उनके बेटे तारिक रहमान ने पूरे चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़कर इसे अपनी मां को एक सच्ची राजनीतिक श्रद्धांजलि में बदल दिया। अब हालात ये हैं कि बीएनपी की तरफ से भारत को लेकर चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आने वाले समय में रिश्तों की दिशा बदल सकती है। इसी कड़ी में यह भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान की जीत पर बधाई संदेश में क्या कहा। फिर हम गहराई से समझेंगे कि बांग्लादेश के होने वाले नए प्रधानमंत्री का भारत के साथ पहले का रिश्ता कैसा रहा है और आने वाले समय में भारत को उनसे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और किन बातों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। और आखिर में हम ये विश्लेषण करेंगे कि बांग्लादेश के इस चुनाव में जमाते इस्लामी की स्थिति मजबूत क्यों नहीं हो पाई, जबकि आंदोलन के दौर में उसका असर साफ नजर आ रहा था। यानी बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला बड़ा संकेत भी है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव रिजल्ट आने के बाद किस पार्टी को कितनी सीट मिली और कौन कौन से प्रमुख नेता जीत गए। तो बांग्लादेश की सियासत में इस चुनाव ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सड़कों पर हुए जन आंदोलनों से जन्मी नेशनल सिटीजन पार्टी अब संसद के भीतर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। एनसीपी ने इस चुनाव में तीसरा स्थान हासिल करते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने अपनी सीट जीतकर नई संसद के सबसे युवा सांसदों में अपनी जगह बना ली है। ये जीत आंदोलन की आग में राजनीति को नया आकार दिया। एनसीपी ने यह चुनाव जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में लड़ा था और सीमित संसाधनों के बावजूद उसने संसद में अपनी एंट्री को प्रतीकात्मक जीत में बदल दिया। चुनाव आयोग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 209 सीटों पर जीत दर्ज की है। जमाते इस्लामी ने 68 सीटों के साथ खुद को दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। एनसीपी को 6 सीटें मिली हैं, अन्य दलों ने 7 सीटें जीती हैं और 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। कुल 300 सीटों में से 1 सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान नहीं हो सका। अदालत के आदेश के चलते चटगांव 3 और चटगांव 8 सीटों के नतीजों के प्रकाशन पर रोक लगी है। इसी वजह से फिलहाल 297 सीटों के नतीजे ही सामने आए हैं। नतीजों के साथ ही सियासी माहौल में आरोपों की गर्मी भी तेज हो गई है। एनसीपी और बीएनपी दोनों ने चुनावी गड़बड़ी और नतीजों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। इन दलों का कहना है कि कुछ ताकतें चुनाव इंजीनियरिंग के जरिए फायदा उठा रही हैं। जमाते इस्लामी ने भी अपने सोशल मीडिया बयान में अनौपचारिक नतीजों पर चिंता जताई है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को ढाका 17 और बोगुरा 6 सीटों से निर्वाचित घोषित किया गया है। वहीं जमात नेता शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट पर जीत दर्ज की है। बांग्लादेश में चुनाव जीतने और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीएनपी ने भारत को लेकर क्या कहा है। तो बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है और इस भूचाल की लहरें सीधे दिल्ली तक महसूस की जा रही हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है।
नजरुल इस्लाम खान ने साफ कहा कि पार्टी प्रमुख तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस बयान में भविष्य की राजनीति का साफ संकेत छुपा है। संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 210 से ज्यादा सीटें जीतकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। इस जीत के साथ ही तारिक रहमान का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत बांग्लादेशी जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। ये संदेश कूटनीतिक भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका असर सीधा और गहरा है। लंबे समय तक भारत के प्रति सख्त रुख के लिए पहचानी जाने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब संतुलित लाइन पर चलती दिख रही है। तारिक रहमान की वापसी के बाद पार्टी बांग्लादेश फर्स्ट नीति की बात कर रही है और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ बराबरी और आपसी फायदे के सिद्धांत पर रिश्ते निभाने का संकेत दे रही है। चुनावों को लेकर नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि इस बार हिंसा और नुकसान पहले की तुलना में काफी कम रहा। पार्टी ने लगभग 300 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे थे और आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि बांग्लादेश के होने वाले नए प्रधानमंत्री और भारत के बीच संबंध पहले कैसा रहा है और अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है। तो बांग्लादेश की राजनीति ने एक बार फिर करवट बदली है और इस बार सत्ता के केंद्र में वो नाम है जो बरसों तक परछाइयों में रहा। तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 17 साल बाद लंदन से वापसी, ऐतिहासिक जन समर्थन और बीएनपी की प्रचंड जीत ने ढाका की फिजा बदल दी है। भारत ने चुनाव नतीजों से पहले ही बधाई देकर संकेत दे दिया कि नई दिल्ली इस बदलाव को एक नए अवसर के रूप में देख रही है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत बांग्लादेश संबंध जिस निचले स्तर पर पहुंचे थे, अब वहां से ऊपर उठने की कोशिश शुरू हो चुकी है। भारत के लिए बांग्लादेश कोई साधारण पड़ोसी नहीं है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा, व्यापार, बिजली, रेल, सड़क और समुद्री कनेक्टिविटी दोनों देशों को एक दूसरे से बांधती है। तारिक रहमान ये भली भांति जानते हैं कि भारत से दूरी बनाकर ढाका आगे नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से सत्ता में आते ही उन्होंने संतुलन की नीति का संदेश दिया है। उनका नारा बांग्लादेश फर्स्ट है, जो अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पर रखा गया है। उन्होंने साफ किया है कि बांग्लादेश भारत, चीन और पाकिस्तान से समान दूरी बनाए रखेगा। भारत के लिए यह संकेत राहत देने वाला है, क्योंकि यूनुस के अंतरिम दौर में पाकिस्तान और चीन की सक्रियता ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी थी। बांग्लादेश की सड़कों पर आज जो भावनाएं हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना तारीख के लिए आसान नहीं होगा। शेख हसीना के भारत आने के बाद खासकर युवा पीढ़ी में भारत को लेकर संदेह गहराया है। हिंदू समुदाय पर हुए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि को झटका दिया। तारिक रहमान ने अपने पहले सार्वजनिक संदेशों में समावेशन की बात कही और कहा कि धर्म निजी है और राज्य सबका है। ये बयान एक राजनीतिक संकेत है। बांग्लादेश की लगभग 8% हिंदू आबादी के लिए ये भरोसे का संदेश माना जा रहा है कि आने वाले दौर में कानून व्यवस्था सख्त होगी और हिंसा पर लगाम लगेगी। तारिक रहमान का अतीत भारत में आज भी पूरी तरह भुलाया नहीं गया है। 2001 से 2006 के दौर में जब बीएनपी सत्ता में थी, तब भारत बांग्लादेश रिश्ते अपने सबसे खराब चरण में थे। हवा भवन को सत्ता का समानांतर केंद्र माना जाता था, जहां से तारीख के फैसले होते थे। भारत ने उस दौर में ढाका पर उत्तर पूर्वी उग्रवादियों को पनाह देने और पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क को संरक्षण देने के आरोप लगाए। 2004 के चटगांव हथियार कांड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से जुड़े आरोपों ने तारीख की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों में उन्हें डार्क प्रिंस कहा गया। ये तमगा सालों तक उनके साथ चिपका रहा। सत्ता से दूर रहते हुए भी तारिक ने पार्टी को बिखरने नहीं दिया। विदेश से भेजे गए संदेशों ने बीएनपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनाए रखी। ढाका वापसी पर मिला विशाल स्वागत इस बात का सबूत है कि उनकी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत रही। अब तारिक खुद को एक व्यावहारिक और सुधारवादी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने भारत विरोधी उग्र बयानबाजी से दूरी रखी और समन्वय की भाषा चुनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ढाका यात्रा ने संकेत दिया कि दोनों देश पुराने अध्याय बंद कर नए पन्ने खोलने को तैयार हैं। तारिक रहमान के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सीमा पर होने वाली घटनाएं, तीस्ता और पद्मा नदी के पानी का बंटवारा और शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे रिश्तों की परीक्षा लेंगे। भारत के लिए बांग्लादेश दक्षिण एशिया की स्थिरता का अहम स्तंभ है। तारिक के लिए भारत आर्थिक साझेदार और रणनीतिक पड़ोसी है। दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। तारिक रहमान 2.0 का दौर यही तय करेगा कि ढाका और दिल्ली की ये नई यात्रा सहयोग की रफ्तार पकड़ेगी या अतीत की परछाइयां फिर रास्ता रोकेंगी। फिलहाल संकेत यही हैं कि दोनों राजधानी सतर्क आशा के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। अब जरा समझते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव में जमात-ए-इस्लामी की स्थिति क्यों अच्छी नहीं हो पाई। तो बांग्लादेश के आम चुनाव में जमात-ए-इस्लामी ने जिस आत्मविश्वास के साथ कदम रखा था, वही आत्मविश्वास चुनावी नतीजों के साथ बिखरता हुआ दिखाई दिया। ढाका के सियासी गलियारों में चुनाव से पहले ये चर्चा आम थी कि आज़ादी के बाद ये जमात का सबसे मजबूत प्रदर्शन हो सकता है। पार्टी खुद को सिर्फ भागीदार नहीं, सत्ता का दावेदार मानकर चल रही थी। मगर नतीजों की हवा चली तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि उम्मीदों का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 12 फरवरी को हुए मतदान के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत का शोर गूंज उठा और जमात की आवाज़ धीरे धीरे सन्नाटे में बदलती चली गई। तारीख 13 फरवरी की शाम तक तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। बीएनपी गठबंधन 125 सीटों पर आगे था और जमात के नेतृत्व वाला गठबंधन महज 50 सीटों तक सिमटा हुआ था। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली। अमेरिका समेत कई देशों से बीएनपी को बधाइयों के संदेश आने लगे। ऐसे माहौल में जमात ने नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर खुद को संभालने की कोशिश की। पार्टी ने कहा कि वो परिणाम प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और आधिकारिक नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। मगर सियासी जमीन पर बढ़त बीएनपी के पाले में जाती साफ दिख रही थी और जमात की शिकायतें माहौल का रुख बदलने में नाकाम रहीं। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद जमात को एक नई ऊर्जा मिली थी। शेख हसीना सरकार के पतन और अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद राजनीतिक मैदान अचानक खुला हुआ नजर आया। लंबे समय तक हाशिए पर रही जमात को लगा कि अब वो केंद्र में आ सकती है। तारिक रहमान की देर से चुनावी एंट्री ने शुरुआती दौर में जमात को फायदा दिया। कई सीटों पर संगठनात्मक मजबूती ने उसे बढ़त भी दिलाई, मगर जैसे जैसे अभियान तेज हुआ वही समर्थन फिसलता चला गया। युवा मतदाता जिन्होंने आंदोलन की आग जलाई थी, उन्होंने जमात की बजाय बीएनपी को चुना। महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय भी जमात की उम्मीदों के मुताबिक उसके साथ नहीं आए। अवामी लीग के पुराने मतदाता भी जमात की ओर मुड़ने के बजाय बीएनपी की छांव में चले गए। चुनाव के दौरान एनवाईटी और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी रिपोर्टों ने जमात की मुश्किलें और बढ़ा दी। खबरें आईं कि अमेरिकी राजनयिक जमात से संपर्क बढ़ा रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से कहा गया कि अमेरिका जमात को लेकर अपनी चिंताओं को हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है। बीएनपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जमात ने किसी औपचारिक समझ से इनकार किया और विदेशी राजनयिकों से मुलाकात को सामान्य प्रक्रिया बताया। मगर इस चर्चा ने मतदाताओं के मन में शंका के बीज जरूर बो दिए। जमात-ए-इस्लामी का इतिहास उसके वर्तमान पर भारी पड़ता रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम में उसकी भूमिका, पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा होना और रजाकार जैसे संगठनों से जुड़ाव आज भी स्मृति में ताज़ा है। आज़ादी के बाद प्रतिबंध, फिर वापसी, फिर युद्ध अपराधों के मुकदमे और फांसी की सज़ा, ये सब जमात की पहचान का हिस्सा बन चुका है। 2013 में पंजीकरण रद्द होने और लंबे राजनीतिक बहिष्कार के बाद जमात ने 2024 के बाद खुद को नए रूप में पेश करने की कोशिश की। अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की गई, पहला हिंदू उम्मीदवार उतारा गया, शरिया कानून के जिक्र को नरम किया गया। शफीकुर रहमान ने महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त बांग्लादेश का सपना दिखाया। मगर अतीत की परछाइयों, छात्र संगठन की हिंसा और अल्पसंख्यकों के डर ने मतदाताओं को पूरी तरह भरोसा करने से रोक दिया। इस चुनाव ने जमात को ये साफ संदेश दिया कि संगठनात्मक जोश और नई भाषा तभी असरदार होती है जब समाज का भरोसा भी साथ चले। जमात ने खुद को उभार का चेहरा दिखाया, मगर जनता ने स्थिरता और सत्ता की चाबी बीएनपी को सौंप दी। जमात के लिए ये चुनाव एक आईना बनकर सामने आया है, जिसमें सपने बड़े थे मगर जमीन उससे कहीं ज्यादा सख्त निकली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।